नमस्कार, पोल पंच में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपके साथ हूं नरेश कोश्यारी। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और अरविंद केजरीवाल का जेल जाना आम आदमी पार्टी को अब धीरे धीरे ये नुकसान पहुंचा रहा है। आज पंजाब में अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी आम आदमी पार्टी के एक सांसद बीजेपी में शामिल हो गए हैं, एक विधायक भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। और इसके बाद क्या पॉलिटिकल सिनेरियो बन रहा है, क्या यहाँ पर समीकरण बन रहा है, इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा दूसरे चरण में किस प्रकार से उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में भारतीय जनता पार्टी किस तरह की तैयारी कर रही है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो फिर से इस चर्चा के लिए हमारे साथ हैं अरुण चौबे जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर, आम आदमी पार्टी से बात की शुरुआत करते हैं। अरविंद केजरीवाल जेल में हैं और अरविंद केजरीवाल की पार्टी धीरे धीरे कहें तो पंजाब में तो टूटनी शुरू हो चुकी है। देखा जाए तो अगर शीर्ष नेतृत्व तो नहीं रहता है तो नीचे के लोगों के ऊपर असर पड़ता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में जी। और पंजाब में जिस तरह से देखा जाए कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, उस दृष्टि से देखा जाए तो ये जो अभी आपने इकलौते सांसद, वो आम आदमी पार्टी के पिछले चुनाव में इकलौते सांसद थे और वो बाई इलेक्शन में जीते थे जी। उनका नाम सुशील कुमार रिंकू जी। तो सुशील कुमार रिंकू का इस तरह से आना फिलहाल तो यही दिखा रहा है कि वहाँ पर जो है एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हावी है जी। बनस्पत इसके कि पार्टी ने जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं भगवंत सिंह मान, उन्होंने डिसाइड किया था कैबिनेट के 5 कैबिनेट मिनिस्टर्स को जो है एमपी के रूप में चुनाव लड़वाने के लिए और अपने ही तरह एक पॉपुलर नेता वहाँ पर जो कि एक्टर भी हैं, पंजाबी सिनेमा में सिंगर भी हैं, कॉमेडियन भी, उनको खड़ा करना। तो इस तरीके से उन्होंने कोशिश की थी कि अपनी पार्टी के जो प्रभावशाली चेहरे और लुभावने चेहरे उनको जनता के बीच में उतारा जाए और फायदा लिया जाए। लेकिन अब लग रहा है जिस तरह से चतुष्कोणीय मुकाबला वहाँ पर हो रहा है, क्योंकि सभी पार्टी जो है सोलो जा रही हैं, अकेले जा रही हैं, चुनाव लड़ रही हैं, तो एंटी इनकम्बेंसी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा जी, जिस तरह से प्रॉमिसेस हुए थे उन प्रॉमिसेस का ठीक से पूरा न हो पाना। तीसरा जो है, जो ये अभी जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, तो किसानों को आंदोलन को कंट्रोल करने की पहली जिम्मेवारी जिस तरह से केंद्र सरकार ने या कोर्ट ने वहाँ की राज्य सरकार को कहा है, इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, उसमें ये है कि साहब आप ये जो विरोध की बात है इसको आप लोग कंट्रोल कीजिए, क्योंकि स्टेट लेवल का ये मामला है। वो स्थिति भी एक फंस रही। तो इस तरह से लग रहा है कि जनता में जो है, और खासकर अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद में हो सकता है वो उनका जेल में जो है समय लंबा बीते। बिल्कुल। तो लेकिन सर सबसे बड़ी बात यह नहीं कि दिल्ली का जो, अगर हम दिल्ली में देखें 4 सीटों पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी चुनाव लड़ेगी। पंजाब में तो हालत कुछ ठीक लग नहीं रही है, लेकिन दिल्ली में कैसे संभलेगा मामला, क्योंकि सिसोदिया भी यहाँ के बड़े नेता दिल्ली के, केजरीवाल के बाद सिसोदिया हैं, संजय सिंह हैं, दोनों तो जेल में ही हैं। जी हाँ, आप दिल्ली के लिए भी कह सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में फिलहाल तो उन लोगों ने इमोशनल एक तरह से जो कहते हैं कि चुनाव के पहले जो है इमोशनल कार्ड खेलने की बात है, वो चल रही है लगातार। केजरीवाल की जो उनकी धर्मपत्नी है वो लगातार 2 बार संदेश, आज दूसरी बार उनका संदेश आया और ईडी की कस्टडी में रहते हुए 2 आदेश भी उनके आ चुके हैं, जिसको लेकर भी बहस चल रही है कि वो किन स्थितियों में इस तरह के आदेश पारित कर रहे हैं, उसकी कानूनी कितनी मान्यता है, उसको भी कोर्ट में लोगों ने चैलेंज किया है। लेकिन जहां तक चुनाव में धरातल पर उसके प्रभाव की बात है तो उस पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि केजरीवाल का रहना वो दूसरे ढंग से प्रभावी होता, वो सभी कार्डर्स को अपने साथ मोबिलाइज करना, और वो राजनीति के फिलहाल इतने ही दिनों में 10 साल की राजनीति देखा जाए उनकी है, लेकिन उसमें एक माहिर खिलाड़ी के रूप में वो उभर चुके हैं। लेकिन सर एक सवाल इसके बीच आता है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के धुर विरोधी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों पंजाब में भी दिल्ली में भी गठबंधन, महागठबंधन की जब बात हो रही थी तो दोनों दिल्ली और पंजाब के नेता दोनों विरोध कर रहे थे कि हम कांग्रेस विरोध कर रही थी कि आपके साथ गठबंधन नहीं करेंगे वो इस परिस्थिति में गठबंधन हुआ है दिल्ली में, तो क्या वोट जो होगा मिलेगा वोट? देखिए, सबसे बड़ी बात ये समझनी होगी कि दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी का जो ऊपर चढ़ना हुआ, या यूं कहिए कि उनका जो एक्सपेंशन हुआ जनता के बीच में, वो किसके वोट बैंक के कांग्रेस के वोट बैंक पे। तो उसमें कांग्रेस को उन्होंने सत्ता से हटाया और कांग्रेस का वोट बैंक था उसी को उन्होंने ले लिया। उसमें बड़ा सेगमेंट एक माइनॉरिटी का है, और जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन जो बाहर से काम करने आती है उसको उन्होंने फ्रीवीज के जरिए अपनी तरफ आकर्षित किया। तो ये 2-3 कारण थे। तो कांग्रेस के वोट बैंक में उन्होंने सेंध की। ये गुजरात में भी हुआ, और ये मैं कहूँ कि पंजाब में भी उन्होंने यही किया, जहां जहां गई कांग्रेस की जगह ली। जी हाँ, तो पंजाब में भी वही किया, इसलिए पंजाब में सबसे ज्यादा विरोध था। पंजाब की वहाँ पर सिद्धू जो नेता हैं वो, और पंजाब की जो राजनीति में वहाँ के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं
उन्होंने भी विरोध किया, जबरदस्त विरोध किया उस अलायंस को लेकर। विरोध तो सर दिल्ली में भी हुआ था, अजय माकन काफी विरोध में थे, लेकिन आखिरकार वो मान गए और गठबंधन हो गया है 3 सीटों पर। लेकिन वो इसलिए कंपल्सन में हुआ है, कंपल्सन में हुआ है कि उनको एक यूनाइटेड फेस भी करना है, प्रस्तुत करना है। ऐसी भी कोई स्थिति नहीं थी कि बिना गठबंधन के वो लोग कोई सीट जीत रहे थे। तो दोनों का एक वोट बैंक एक ही है, तो जाहिर सी बात है दोनों की मजबूरी थी कि उस वोट बैंक को समाहित किया जाए, एक साथ कंसोलिडेट किया जाए, उसके बाद जो है कि जो कि इतना तगड़ा विपक्ष में पार्टी है, बीजेपी है, उससे लड़ा जाए। तो दोनों की मजबूरी थी, इसलिए साथ मजबूरी में दोनों साथ आ गए। तो सर अब बात करते हैं दूसरे चरण के चुनाव की। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को करीब 8 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तो दूसरे चरण में सर जो सीटें हैं, खासतौर पर मेरठ की जो सीट है, मेरठ की सीट का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री जी वहां से यूपी का जो चुनाव प्रचार का शंखनाद करने वाले हैं। क्या रहेगा दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश में, कितना असरदार रहेगा प्रधानमंत्री का? हाँ, एक तो पहली बात बता दूं कि आज जो है आखिरी दिन है पहले चरण के नॉमिनेशन का, आखिरी दिन है। उसमें महत्वपूर्ण जो एक सीट पीलीभीत की हम लोग डिस्कस करते रहे हैं, उसमें जितिन प्रसाद ने जो है अपना नॉमिनेशन भर दिया है, और वरुण गांधी जी जो सीट के लिए जीते हुए कैंडिडेट थे, उन्होंने जो है फिलहाल अपने शांति बनाए रखी है। शायद उनके पास खबरें आ रही से चुनाव नहीं लड़ेंगे। हाँ, शायद उन्होंने ये देखा कि उनके विरोधी स्वरों से उनकी माताजी का जो है सुल्तानपुर में लड़ना जो है प्रभावित हो सकता है। तो इसके बाद में हम लोग बात करते हैं सेकेंड फेज में, जो है जो कि तकरीबन 89 सीट्स होंगी और 12 स्टेट में होंगी, जो कि 26 अप्रैल को लड़ा जाएगा। लेकिन हम लोग उत्तर प्रदेश के सेकंड फेज की बात कर रहे हैं, तकरीबन वहाँ पर 8 सीट हैं, जिसमें कि इंपॉर्टेंट सीट्स में मैं बता दूं कि अमरोहा है, मेरठ है, बागपत है, गाजियाबाद है, नोएडा है, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा। तो उसमें मैं बताऊं कि इस दूसरे फेज की जो ज़्यादातर सीट है, अमरोहा को छोड़ दिया जाए। अमरोहा में दानिश अली, जिनका आपको याद होगा रमेश चंद्र बिधूड़ी जी के साथ में जो संसद में जो वाद विवाद हुआ था, वो एक घटना, वो बीएसपी से जीते थे पिछली बार। इस बार कांग्रेस में है शायद। इस बार उनको कांग्रेस ने टिकट दे दिया है क्योंकि उसकी पृष्ठभूमि बन गई थी। वो उस विवाद के बाद में राहुल गांधी जो है उनसे पर्सनली मिलने उनके घर गए थे, और उसके थोड़े दिन बाद ही जो है उनको एंटी पार्टी बीएसपी ने उनको निकाल दिया था। तो पृष्ठभूमि बन गई थी, उनकी पॉपुलैरिटी भी उस विवाद के बाद काफी बढ़ चुकी है। तो वो वहाँ पर एक तरह से देखा जाए उनका जो फैक्टर है, मुस्लिम कैंडिडेट होना, प्लस उस सीट पर भी आप देखेंगे कि वहाँ पर भी एक उनके साथ में पॉजिटिव फैक्टर ये है कि ये जो सेकेंड फेज की ज़्यादातर सीट्स हैं, जहाँ पर आप कॉम्बिनेशन पाएंगे कि मुस्लिम पॉपुलेशन तकरीबन 20% के आसपास ज़्यादातर में है, 20+ % है, प्लस दलित वोट बैंक भी तकरीबन इतना ही है, जाट वोट बैंक भी है, जाट वोट बैंक भी है, और उसके बाद कुछ ओबीसी है। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनता है, इस कॉम्बिनेशन के जरिए इस क्षेत्र में जो 8 सेगमेंट है, इसमें समाजवादी और कांग्रेस का कॉम्बिनेशन एक फिलहाल एक टक्कर देने के उसमें है। लेकिन आपको बता दूं कि उसमें से इस अमरोहा सीट को छोड़ के बाकी सभी सीटों पे जो है बीजेपी ने पिछले यानी 2019 में विजय हासिल की थी। मतलब इन सब समीकरणों को धता बताते हुए देखा जाए। और उस सीट की आपने मेरठ सीट की बात की ना, मेरठ सीट में जो है लगातार 3 बार से जो वहाँ के एक वेटरन लीडर हैं बीजेपी को जीतते आए हैं, उनको हटा के अरुण गोविल को खड़ा करना, जो कि रामायण सीरियल में जो है राम की अभिनय कर चुके हैं, वो ये दिखाता है कि वेस्टर्न यूपी में पूरा का पूरा सेंटिमेंट्स जो है, जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है मुस्लिम ओबीसी और जो ये दलित का कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की गई समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के संयोग को लेकर, एमवाई का जो फैक्टर उसको तोड़ने की कोशिश, एमवाई का भी फैक्टर है, प्लस उसके साथ में जो जिस तरह का सेंटिमेंट्स पैदा करने की कोशिश की, उसकी जबरदस्त काट के लिए जो है उस सेंटिमेंट्स, राम के सेंटिमेंट्स को, राम मंदिर जो बना उसके सेंटिमेंट्स को पूरे वेस्टर्न यूपी में एक तरह से उस वेव को फिर से क्रिएट करने के लिए मुझे लगता है कि अरुण गोविल को दिया गया है। और जिसकी शुरुआत हम लोग देखेंगे 31 तारीख को प्राइम मिनिस्टर जो है उस सभा में जबरदस्त एक रैली कर रहे हैं, शायद उसमें अरुण गोविल भी साथ में रहेंगे, जाहिर जयंत चौधरी भी रहेंगे, ऐसी खबरें भी आ रही हैं। तो जयंत चौधरी का होना अरुण गोविल के चुनाव क्षेत्र में, इसका मतलब सिर्फ वही एक मैसेज है कि पूरा का पूरा वोट बैंक जो है एक साथ दिखे, इमोशनली और फैक्चुअली भी, मतलब धरातल पे भी सब चीजें एक साथ में दिखें। एक सीट है सर मथुरा की बहुत चर्चा है, क्योंकि हेमा मालिनी को लेकर लगातार कहा जाता है कि हेमा मालिनी वहां से जो अपनी सीट पर कम रहती हैं, इस प्रकार के आरोप लगातार मथुरा पे लगते हैं। तो ऐसे में क्या मथुरा से सीट निकालना कितना आसान, कितना टफ रहेगा? मथुरा में देखा जाए कि मथुरा में जो है एक इमोशनल कनेक्ट है। इमोशनल कनेक्ट जो है देखा जाए तो
अयोध्या, काशी और मथुरा। जी। तो बीजेपी के साथ में जो तीसरा जो एजेंडा का पार्ट है, 3 मंदिर बड़े जो कंट्रोवर्शियल हुआ करते थे, जो कंट्रोवर्शियल वहाँ की जो जन्मभूमि को लेकर, जी। तो उसमें देखा जाए तो मथुरा जो है एक महत्वपूर्ण, एक तीसरा है जो कि जिसके लिए बीजेपी सरकार, खासकर मैं उत्तर प्रदेश की सरकार, चीफ मिनिस्टर योगी जी की बात करना चाहूँगा। वो शायद आज वहाँ पर रैली उनकी शुरुआत हो चुकी है। पिछली बार जब राम मंदिर का उद्घाटन भी हुआ था तब उन्होंने कहा था कि कृष्ण कन्हैया कहाँ मानने वाले हैं। उनका एक बयान काफी वायरल हुआ था। उनका भी एक तरह से कैंपेन शुरू हो गया। वो लगातार अयोध्या मथुरा आते रहे हैं, और मथुरा में भी उसी तरह से जैसे काशी में कॉरिडोर बनाया गया है, उसी तरह से यमुना से उस मंदिर तक कॉरिडोर बनाने की बात हो गई है। वो प्लान लोगों ने डिस्कस कर लिया, आगे भी उस पर लोग बढ़ चुके हैं। और मथुरा में जहाँ तक हेमा मालिनी जी के उनकी मेंबरशिप को लेकर है, लोकसभा में लड़ने की बात है, तो लोकसभा से इस बार लग रहा था कि शायद उनको टिकट ना मिले, लेकिन नेतृत्व ने उनके उसमें जो है लीडरशिप में विश्वास जमाया है। और उनकी पर्सनालिटी के साथ में जो ये इमोशनल रिलीजियस कनेक्ट है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है वहाँ पर। वो उससे ज़्यादा बीजेपी का जो एजेंडा काम करेगा, देखा जाए तो वही बड़ा नाम जो है वो प्रधानमंत्री मोदी का नाम तो है। चुनाव तो उन्हीं के नाम पर लड़ा जा रहा है इस बार। सर, इसके बाद एक सीट और है, नोएडा की सीट की बात करते हैं। नोएडा जहां हम लोग रहते हैं, जहां हम लोग काम करते हैं, तो नोएडा में सर लगातार जिस प्रकार से यहाँ पर नोएडा में भारतीय जनता पार्टी हमेशा जीतती आई है, तो इस बार का कैसे? इस बार भी मैं कह दूं कि यहाँ पर जो आपको याद होगा कि 2014 में जो है यहाँ के लोकप्रिय नेता हैं वो महेश चंद्र शर्मा जी, वो पेशे से डॉक्टर हैं और जनता में पॉपुलर भी हैं। उनके कई हॉस्पिटल हैं यहाँ पर और लोग जाते भी हैं, तो उस तरीके से भी उनकी ज़बरदस्त पॉपुलैरिटी है। पहले वो यहीं से नोएडा से जो है एमएलए का चुनाव लड़ते थे और जीतते थे। उसके बाद 2014 में उन्होंने एमपी का चुनाव लड़ा और पहली बार कल्चर मिनिस्टर भी रहे। वो अलग बात है कि उस दरमियान उनके कुछ स्टेटमेंट्स बड़े कंट्रोवर्शियल हुए, जिसकी वजह से भी वो चर्चा में काफ़ी रहे। लेकिन उसके बाद से जो 2019 में उनके जीतने के बावजूद उनको मिनिस्टर नहीं बनाए, कैबिनेट में जगह नहीं ली, लेकिन वो एक्टिव हैं। और जिस तरह से देखा जाए तो एक ब्राह्मण फेस भी हैं वेस्टर्न यूपी में, और जो कॉम्बिनेशन बनता है यहाँ का उसमें अभी भी फिलहाल लगता है कि वही जीतेंगे, ऐसा दिख रहा है, अगर कुछ ऐसी अप्रत्याशित स्थितियां न बन जाएं। अदरवाइज उनकी जो बीजेपी का जबरदस्त ये गढ़ है, यहाँ की ज़्यादातर एमएलए वाली जो सीट्स हैं, जैसे आप देखेंगे राजनाथ सिंह के लड़के हैं पंकज सिंह, वो भी नोएडा से ही जीतते हैं। तो ये पूरा का पूरा पॉजिटिव फैक्टर उनके फेवर में। नोएडा में जो प्रवासी लोग हैं, जो बाहर से आए हुए लोग हैं दूसरे प्रदेशों के, जो यहाँ पर बस गए हैं, उनका वोट बैंक भी मुझे वो प्रो बीजेपी वोट बैंक है, चाहे वो उत्तराखंड से आए हुए लोग हो या हिमाचल प्रदेश से आए हुए लोग हो, तो ये अक्सर दिखता है। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी सेकंड फेज में बहुत तैयारी के साथ आ रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेकंड फेज में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में। और जो हमने बात की कि आम आदमी पार्टी, किस प्रकार से आम आदमी पार्टी में पंजाब में जो फूट आई है, किस प्रकार से आम आदमी पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, क्या इसके बाद ये सवाल खड़ा हो रहा है कि दिल्ली में क्या होगा? क्या दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी में कुछ टूट पड़ेगी, या केजरीवाल जेल में है, उनके बदले यहाँ पर संजय अभी जैसे आतिशी है या दूसरे नेता हैं, क्या वो पार्टी को संभाल लेंगे? बड़ा सवाल है, इस पर आप अपनी राय जरूर दें। और आज के एपिसोड में आपको क्या लगता है कि यूपी में भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें जीत सकती हैं? आप अपने इस पर भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। लगातार हम जो भी पॉलिटिकल हैपनिंग्स होंगी, जो भी दिन भर की पॉलिटिकल खबरें होंगी, उसकी चर्चा हम रोजाना करते हैं। देखते रहिए India.com।